तो आज मुख्य मुख्य चीजें देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। किस लॉर्ड के कार्यकाल में कौन सी मुख्य चीजें हुई हैं। आधुनिक काल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमने देखा डलहौजी के बारे में, डलहौजी के कार्यकाल में क्या क्या हुआ। हमने कहा इन्होंने व्यक्तिगत सिद्धांत चलाया जिसे राज्य हड़प नीति कहते हैं, ठीक है, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद एक और शासक आते हैं, लॉर्ड आते हैं, और जिनका नाम था कैनिंग, ठीक है। तो कैनिंग के कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण क्रांति हुई। कौन सी क्रांति? 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति को ऐसा कहा जाता है कि भारत में यह पहली स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति को पहली स्वतंत्रता क्रांति मानी जाती है। क्लियर है? 1857 की क्रांति के बारे में कल भी बताया था कि नेतृत्व। अच्छा, 1857 की क्रांति क्यों हुई थी? ठीक है। हमने कहा कि ये सब किसकी देन है? 1857 की जो क्रांति हुई ये किसकी देन हुई? ये डलहौजी की देन है। डलहौजी ने किया व्यक्तिगत सिद्धांत, अपनाया राज्य हड़प नीति, अपनाई राज्यों को हड़पा, और जब हड़पते गए राज्यों को तो उसका दुष्परिणाम क्या निकला? लोगों में क्या इनके प्रति विद्रोह की भावना उभर के आई और भुगतना पड़ा बेचारे कैनिंग को, ठीक है। मतलब ये इतना ज्यादा विद्रोह की भावना जागृत हुई डलहौजी के कार्यकाल में। भुगतना किसे पड़ा? जब कैनिंग आया, डलहौजी तो चला गया लेकिन कैनिंग को भुगतना पड़ा सबका सब। हमने कहा कौन कौन से कहां से, ये तो हमने कल बताया था, एक बार फिर लिख लीजिए। जैसे लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। और लखनऊ के बाद कानपुर से किसने नेतृत्व किया? नाना साहब। हमने कहा और बताइए, ग्वालियर से किसने किया? तात्या टोपे। अच्छा, अभी एक और चीज लिख लीजिए, झांसी भी लिख लीजिए। ग्वालियर के बगल में है झांसी। रानी लक्ष्मीबाई। हमने कहा इलाहाबाद, लियाकत अली। अच्छा, जगदीशपुर। जगदीशपुर से कौन थे? कुंवर सिंह, कुंवर बहादुर सिंह बोलते हैं, कुंवर सिंह। बिहार या जगदीशपुर से कुंवर सिंह। एक बरेली आता है क्या? बरेली से कौन थे? बताइए, बरेली से कोई था क्या? खान बहादुर। इस प्रकार से ये प्रमुख थे। रानी लक्ष्मीबाई, ऐसा कहते हैं। देखिए, इसमें दिक्कत पड़ जाती है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई बताइए? ग्वालियर में हुई। घेरा कहाँ डाला था? कालपी, जानते हैं कालपी? कानपुर जाने से पहले इस साइड से जाते हैं, कालपी इस साइड पड़ता है ना, और जालौन साइड। तो कालपी के पास में घेराबंदी हुई थी, और यहीं से जब एक नाला टाइप में कहते हैं ना, वहां से जैसे फांदा घोड़ा, घोड़े को गोली लग गई, घायल हो गया घोड़ा, और जब घायल हो गया, ऐसी कहानी मिलती है सुनने को।
और हम मान लेते हैं कि बस कालपी में मृत्यु हो गई, लेकिन नहीं। इसके बाद ये भगते भगते कहाँ पहुंच गई थी? ग्वालियर। और ग्वालियर में कौन थे? तात्या टोपे थे, और यहां पर घेरा हुआ था, ठीक है, ग्वालियर में, और यहां हीरोज ने इन्हें परास्त किया था। मृत्यु हुई कहां पर? ग्वालियर में हुई रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु। क्लियर है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को शिक्षा दीक्षा यानी तलवारबाजी किसने सिखाई? बताइए। रानी लक्ष्मीबाई के गुरु कौन थे? तात्या टोपे थे। इन्होंने ही तलवारबाजी सिखाई थी इन्हें। तात्या टोपे ग्वालियर में भी रहते थे और कानपुर में भी आते थे नाना साहब के पास, ये पूरा कवर करते थे। ठीक है, तो ये चीजें थी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। इन्होंने किया कि 10 मई 1857 इनके राज झड़प लिए गए थे। 1857 यानी इन्होंने पहले से कर लिया कि 10 मई 1857 को हम क्रांति करेंगे, एक साथ हर जगह से करेंगे। डेट निर्धारित थी 10 मई 1857 को, डेट निर्धारित थी। हर जगह ये क्या हो गए थे? हर जगह पत्रों के माध्यम से खबर पहुंचा दी गई थी इन सभी लोगों के पास। एक साथ विद्रोह करना है, जब एक साथ विद्रोह करेंगे तो हम सफल होंगे। लेकिन ये इनकी जो खुफिया जानकारी थी अंग्रेजों को भनक चल गई, और इन्होंने क्या किया? जो बाहर थे इनके सैनिक उनको बुला लिया और हर जगह इन्होंने तैनात किया कि चलो करो विद्रोह। इस वजह से ये क्रांति असफल हुई है। और असफलता के कारण ये थे इस क्रांति के, क्योंकि इसमें जो रियासतें थी उनके मात्र क्या थे? हेड थे, जिनके राज हड़पे गए थे ना, वही लोग शामिल थे, बाकी आम जनता नहीं थी। ना आम जनता थी, ना मध्यम वर्ग के लोग थे, मात्र ये रियासती लोग थे, ठीक है, जिनका सियासत छिन गई थी, वो लोग बस शामिल थे, उनके सैनिक थे। इस वजह से असफल हुए। बाकी गांधी जी के कोई भी जो भी आंदोलन हुए असफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें पूरी आम जनता थी, और जिस आंदोलन में, विद्रोह में, क्रांति में आम जनता होगी, निम्न मध्यम और उच्च वर्ग सभी शामिल होंगे, वो कभी असफल नहीं होगी, चाहे क्रांति हो चाहे आंदोलन हो। ठीक है, तो ये असफल हुई क्रांति, लेकिन पहली सबसे बड़ी क्रांति मानी जाती है, प्रथम क्रांति ये 1857 की। 1857 की क्रांति के प्रतीक भी था, और प्रतीक के रूप में क्या था? बताइए, प्रतीक में क्या था? कमल और चपाती, या रोटी कह दें, कमल और रोटी, ये प्रतीक के रूप में अपनाए हुए थे इस क्रांति के, कमल और रोटी, जिसे चपाती बोलते हैं रोटी को। क्लियर है? तो ये प्रतीक था इस क्रांति का। यहां कोई दिक्कत हो तो बताइए। 1857 की क्रांति का आगाज जो बिगल फूंक दिया गया, वो सबसे पहले कहां से? हमने कहा मेरठ से। चलिए मेरठ से, ये तो 10 मई 1857 की बात है। 10 मई 1857 की बात है कि ये मेरठ से हुई थी 1857 की क्रांति। लेकिन इससे पहले शुरुआत हो गई थी बैरकपुर से। ठीक है, तो बैरकपुर से ये शुरुआत मानी जाती है, और कहते हैं कि जल्दबाजी कर दी। बैरकपुर कहां है? बैरकपुर कहां है भाई? बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में बैरकपुर है। कहते हैं ना 34 क्या है? ठीक है, 34वीं नंबर की बटालियन होती है ना, तो बटालियन की बात है, उनकी संख्या थी 34। वहां से शुरुआत हो गई थी 1857 की क्रांति। जानकारी हो गई होगी इन्हें भी कि होना है,
इन्होंने उससे पहले कर दिया, 10 मई को निर्धारित था, उससे पहले कर दिया। और जब पहले से कर देंगे तो प्रॉब्लम तो पड़ ही जाएगी। तो ये हो गई पहले से बैरकपुर में। क्यों हो गई? बैरकपुर में क्यों हुई थी बताइए? बैरकपुर में किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था। क्लियर है? हाँ, मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे कौन थे? हमने कहा एक सैनिक थे, ठीक है, भारतीय सैनिक जो अंग्रेजों के उसमें शामिल थे। मंगल पांडे बहुत बड़े भक्त थे अंग्रेजों के। मंगल पांडे बहुत बड़े भक्त थे अंग्रेजों के, कि अंग्रेज जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। वैसे भी सेना भक्त होती है, सरकार कैसी भी हो, लेकिन जो सेना होती है वो भक्ति होती है सरकार की। ठीक है, तो अंग्रेजों के प्रति ये वफादार थे मंगल पांडे। बात ऐसी फैली, खबर फैली कि जो कारतूस है ना, कारतूस काफी बड़ा कारतूस होता था और उसको क्या करना था, मुंह से छीलना पड़ता था, फिर राइफल में लगाना पड़ता था, फिर चलाना पड़ता था। तो ये जानकारी हुई कि जो कारतूस है उसे चिकना बनाने के लिए उसमें क्या करते थे, गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग करते थे। जैसे ग्रीस होता है ना, ग्रीस होता है, उसमें चिकनाहट आती है, तो उसी का प्रयोग कारखाने में ग्रीस जो आती थी वो महंगी पड़ती थी और यहां पर भारी मात्रा में उपलब्ध थे गाय और सूअर। इस वजह से इन्होंने क्या किया, यही फैक्ट्री बनाई और फैक्ट्री में गाय और सूअर की चर्बी से यह ग्रीस वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया और उसी को प्रयोग में करने लगे। अब बताइए, हमारी धार्मिक ठेसता की बात हुई ना, उसमें जब ये चर्बी लगाने लगे गाय और सूअर की तो उसमें चिकनाहट आ जाती थी। जब ये बात खबर फैली तो मंगल पांडे तक भी पहुंची। अब मंगल पांडे तक पहुंची तो इन्होंने सीधे स्वभाव से पूछ दिया, जो उनके हेड थे, ठीक है, ऑफिसर थे, उनसे पूछ दिया कि भाई क्या ऐसी बात है क्या, खबर ऐसी उड़ रही है कि आप लोग इस कारतूस में प्रयोग कर रहे हैं क्या गाय और सूअर की चर्बी का? तो उस ऑफिसर ने कह दिया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत है। मंगल पांडे कुछ नहीं, चलो ठीक है। जब देखा कहीं से घूमते घामते पहुंच गए उस फैक्ट्री में और उस फैक्ट्री में देखा कि बिल्कुल रियलिटी है, गाय और सूअर हैं और उनकी चर्बी से ये बना रहे। अब जब ये धर्म की बात आ गई तो अब नहीं देखता वफादारी। धर्म एक ऐसी चीज है, अगर आप किसी इष्ट देवता को मानते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से मानते हैं और उसके प्रति अगर कोई कुछ कहता है तो बुरा नहीं लगेगा। इन्हें बहुत बुरा लगा और जिस अधिकारी से पूछा था, उसने कहा था, मना किया था, उसी को सबसे पहले गोली मारी। उसी को सबसे पहले गोली मारी मंगल पांडे ने और यहीं से स्टार्ट हो गया 1857 की क्रांति। बिगुल इन्होंने फूंका था, बिगुल जो फूंका वो इन्होंने फूंका मंगल पांडे ने। क्लियर है? और कहां से? ये बैरकपुर से संबंध रखते हैं मंगल पांडे। बाकी जो निर्धारित थी तो वो निर्धारित कहां से था? मेरठ से था। ठीक है, वो निर्धारित था कि मेरठ से हुई है क्रांति, लेकिन स्टार्टिंग यहां से हो गई, ये 10 मई को यहां से हुई। बात क्लियर है? 1857 की क्रांति। और ये 1857 की क्रांति हमने बता ही दिया कि ये भुगतना पड़ा किसे? कैनिंग को भुगतना पड़ा। और किसकी देन हुई? डलहौजी की। डलहौजी ने ऐसे कार्य किए कि जनता रुष्ट हुई, यानी ये रियासतें रुष्ट हो गई, इनके प्रति आंदोलन कर दिया। अब इन्हें क्या मतलब कि डलहौजी है कि कौन है, तो इन्हें तो सब ये है कि ये अंग्रेज है। ठीक है, तो ये चीज थी। ठीक है, और 1857 की क्रांति की वजह से, और ये पूरा परिणाम किसकी वजह से था? कंपनी की वजह से। ब्रिटिश कंपनी है ना इसके प्रति उत्तरदायी कौन है? ब्रिटिश कंपनी। अभी ब्रिटिश कंपनी है, लेकिन आपको हमने बताया 1853 का चार्टर्ड एक्ट बताया था। 1853 का चार्टर्ड एक्ट बताया था और इसमें हमने क्या कहा था कि ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कह दिया कि हम कंपनी को कभी भी समाप्त कर सकते हैं। सही है?
तो कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है इस एक्ट के तहत। और ब्रिटिश सरकार को मिल गया मौका 1857 की क्रांति कि यह क्रांति आपकी वजह से हुई है। अब पूरा का पूरा दोष थोप दिया कंपनी के ऊपर और कह दिया कि अब कंपनी क्या है। 1858 का एक क्या आता है, भारत शासन, 1858 का एक आता भारत शासन अधिनियम, और उसके तहत कह दिया कि कंपनी का अस्तित्व तो क्या है, समाप्त। अब हम चलाएंगे शासन, कंपनी का यहां पर अधिकार समाप्त और हम चलाएंगे शासन। और यहां से 1857 से स्टार्ट हो गया डायरेक्ट शासन ब्रिटिश सरकार का। अब कंपनी नहीं, अभी तक कंपनी करती रही शासन। क्लियर है। तो 1857 से क्या 58 से क्या हो गया, ब्रिटिश सरकार का हो गया यहां पर। ठीक है, ब्रिटिश सरकार का दबदबा हो गया। और इन्होंने नियुक्त किया अपना एक व्यक्ति, जो कंपनी का व्यक्ति कौन होता था, भारत का गवर्नर जनरल, उसी व्यक्ति को बना दिया क्या, वायसराय। और 1858 से बनने लगे क्या, वायसराय। तो वायसराय क्या, ये कैनिंग क्या थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। और 1858 अधिनियम के तहत क्या हो गए, अब वायसराय हो गए। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन हुए, कैनिंग हो गए। क्वेश्चन आता है प्रथम वायसराय कौन हुआ, तो कैनिंग हुआ इस अधिनियम के तहत। बात सही है, कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहां अगर समझ में ना आ रहा हो जो भी चीज। ठीक है, तो अब ब्रिटिश सरकार का दबदबा हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बताइए कोई खासियत हो, अगर आप लोगों को पता हो कुछ। ठीक है, 1857 की बात तो हो गई यहां पर। क्या चीज, बजट। कैनिंग के समय ही क्या हुआ था, बजट स्टार्ट हुआ था। कब, बिल्कुल है 1860 में बजट प्रस्तुत होने लगा था। बिल्कुल सही है। अच्छा, बजट प्रस्तुत करने वाले पहले कौन हुए, कौन, किसके, नहीं अभी सटमुखम शेट्टी नहीं है, एक नाम विल्सन का मिलता है। ठीक है, तो विल्सन थे। ठीक है, तो विल्सन ने सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया था। ठीक है, विल्सन ने, और किसके शासनकाल में, कैनिंग के। क्लियर है। तो किसके शासनकाल में सबसे पहले बजट प्रयोग हुआ है, बजट स्टार्ट कर दिया है रखना, तो कैनिंग के कार्यकाल में। और कौन थे बजट प्रस्तुत करने वाले, विल्सन माना जाता है। बजट का अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। ठीक है, हमने बताया था कि ये इसकी अपनी अलग कहानी है। चमड़े का थैला कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, ब्रिटेन की बात है। तो ऐसा हुआ था कि पहले ये जो कागज वगैरह थे वो किस में रखे जाते थे, वो एक व्यक्ति था, जैसे वित्त मंत्री नहीं होते, तो वो अपना बजट चमड़े के थैले में रखे थे। तो जैसे सब मंत्री बैठे हुए हैं और आकर उन्होंने अपना बजट रख दिया चमड़े का थैला, और जब उनकी बारी आई बजट प्रस्तुत करने की तो उन्होंने खोल दिया। ठीक है, चमड़े का थैला जो था उसे खोला और निकाला, सब लोग हंसने लगे। जैसे आए उन्होंने कहा कि बजट खुल गया, हंसने लगे सब, बजट खुल गया। अब बजट खोलने का, बजट का मतलब क्या, चमड़े का थैला खुल गया। ठीक है, क्योंकि बजट जो कागज थे उसी में थे, तो उन्होंने खोला तो उन्होंने बोल दिया कि बजट खुल गया। ठीक है, चमड़े का थैला खुल गया, तो वहीं से नाम पड़ गया बजट और उसे बजट कहने लगे। लेकिन भारत के हमारे संविधान में बजट शब्द का एक भी बार प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन बजट का अर्थ क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, और यहां से पता चल रहा होगा वार्षिक यानी साल भर का जो वित्त से संबंधित विवरण होता है उसकी बात कर रहे हैं। और किस आर्टिकल के तहत, 112 आर्टिकल के तहत
भारत के संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण हर साल 1 फरवरी को अब बजट प्रस्तुत किया जाता है। अभी हाल ही में किसने प्रस्तुत किया? निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया बजट, और इसे क्या घोषित किया? अमृतकाल का समय। सही है ना? अमृतकाल का समय चल रहा है। अमृतकाल का मतलब क्या? हमारे स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हो गए। 75 साल, इस वजह से अब पूरे 25 साल यानी 100 वर्ष होंगे ना स्वतंत्रता के। 100 वर्ष, अभी 75 साल हुए तो 100 वर्ष होने में 25 साल है ना, तो 25 साल ये अमृतकाल ही चलेगा, और 25 साल का बजट प्रस्तुत कर दिया उन्होंने। ठीक है, बना दिया पूरा। हाँ, ये चीजें हैं, बाकी ठीक है। अमृतकाल है, उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा करना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक, 1860 में ये बजट की बात की गई थी। सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, कैनिंग के ही समय में किया गया था। ठीक, अब आते हैं, एक शासक का नाम सुना होगा, रिपन का। रिपन जो है ना, हम लोगों की नजरों में रिपन, रिपन से पहले लिटन लिख लीजिए, बाद में देखते हैं रिपन क्या क्या चीज। अच्छा, ठीक है, कर लीजिए। इन्हीं के कार्यकाल में 1861 अधिनियम के तहत लिख लीजिए, 1861 अधिनियम के एक्ट के तहत भारत में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 3 उच्च न्यायालय, तीन उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और 3 उच्च न्यायालय कौन है? पहला था कलकत्ता उच्च न्यायालय, दूसरा था मुंबई उच्च न्यायालय, और तीसरा मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है, तो सबसे पहले भारत में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई 1861 अधिनियम के तहत। कब? 1862 में। 1 साल बाद ही तो होगा। अधिनियम 61 में आया, और इस अधिनियम के तहत 1862 में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। अच्छा, अभी ऑप्शन में आता है कि बताइए भारत में प्रथम उच्च न्यायालय कौन सा स्थापित हुआ था, यह स्थापना हुई थी प्रथम उच्च न्यायालय? ऑप्शन कोलकाता, मुंबई, मद्रास, इलाहाबाद। बताइए अब। सबसे पहले भारत में कौन से उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? मुंबई, मद्रास, कोलकाता, इलाहाबाद, प्रथम। ठीक है, तो कोलकाता पहले में, फिर मुंबई में, फिर मद्रास में हुए। तीनों 1 साल, लेकिन पहले की बात करेंगे तो पहले कलकत्ता, फिर मुंबई, फिर मद्रास। इसी वजह से हमने क्रम से लिखाया है। जो आप किताबों में क्या मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा कि पहले कलकत्ता या मुंबई फिर इसके बाद फिर मद्रास, ये नहीं मिलता। वो तो सीधे कहेंगे तीनों एक साथ स्थापित हुए, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास। एग्जाम में पूछ चुका ये क्वेश्चन। जब वो कहते हैं तीनों एक साथ, तो फिर क्यों ऑप्शन में देते हैं तीनों अलग अलग? इस वजह से बताए दे रहे हैं कि सबसे पहले कलकत्ता की स्थापना, फिर मुंबई की, फिर मद्रास की, फिर इलाहाबाद की। 1862, 1862, 1862, 1866 इलाहाबाद की। ठीक है, अपना इलाहाबाद है ना उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। पहले आगरा में हुई थी, लेकिन वो इलाहाबाद ही माना जाता। तो यूपी का जो था हाई कोर्ट पहले आगरा थे, और आगरा से फिर इलाहाबाद ले गए थे। ठीक है, तो ये चीजें 1869 भी मिलता है, 1875 भी मिलता है। ठीक है, हाँ, तो वही 1866 आगरा, फिर इसके बाद जो स्थानांतरित हुआ अलग अलग बुकों में मिलता है 1869, 1875, 69 करिए, सही है। क्लियर है? तो ये सब विवादित प्रश्न हो जाते हैं फिर। ठीक है, 1861 अधिनियम के तहत। अच्छा, ये उच्च न्यायालय है, उच्चतम नहीं है।
ये हाई कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हमने रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बताया था, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में पहली बार उच्चतम न्यायालय की स्थापना सुप्रीम कोर्ट की हुई थी, और जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। अन्य 3 न्यायाधीश थे हार्ड, चैम्बर और लिमिस्टर। क्लियर है ना? ठीक, ये चीजें हो गई। और कुछ? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? बताइए। विलियम जोन्स, इसी के सब नहीं, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। जो दुर्ग की स्थापना हुई थी ना, किला, बाद में अलग चेंज किया गया, फिर किला वगैरह, पहले रहने का स्थान था इनका, ऐसा कुछ बनाया गया था। ठीक है, फिर इसमें कॉलेज बना दिया गया, बाद में कॉलेज बनाया गया। तो 1857 है शायद, 1857। और क्या चीज? 1835 में विधि आयोग, क्या फिक्स 1800 है? तो फिर इनके कार्यकाल में नहीं हुआ, बहुत लंबे से निकला। 1800 किसकी स्थापना? फोर्ट विलियम। और चार्ल्स आयर कुछ बने थे क्या पहले? हमें ऐसा लग रहा कुछ वो बनते हैं ना कुलपति वगैरह, कुछ ऐसे पहले आयर वगैरह बने थे इसी में। ठीक है, हाँ आयर ही शायद बने थे, चार्ल्स आयर। चलिए आगे देखते हैं। 1861 ये भी हो गया। इसके बाद क्या? 1800 में तो हो गई, 1798 में आया, 1805 तक रहा, वेले जली के कार्यकाल में, बिल्कुल है, सही है। 1798 से 1805 में बेले जली रहा, 1800 में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई थी, जो दुर्ग था, किला था ना पहले, फिर बाद में ये कॉलेज बना। ठीक है, ये चीज हो गई। एक लिटन के बारे में नाम सुना होगा। लिटन की एक खासियत है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन इनका आता है, वर्नाक्यूलर एक्ट से। वर्नाक्यूलर एक्ट, ठीक है, इन्होंने एक अधिनियम इनके समय में आया, वर्नाक्यूलर एक्ट। ये क्या है? ये प्रेस से संबंधित है। प्रेस की जो स्वतंत्रता थी उसको बाधित किया इन्होंने इस एक्ट के तहत। और इन्होंने कहा ये जो विरोध हो रहे हैं, विद्रोह हो रहे हैं, ये क्रांति आंदोलन हो रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी देन है? प्रेस की देन है। इस वजह से प्रेस क्या किया जाए? बंद किया जाए, और प्रेस में वही चलेंगे जो इंग्लिश में छापेंगे। समाचार कोई भी क्षेत्रीय लैंग्वेज में या हिंदी में संपादित नहीं होगा, मात्र इंग्लिश में होगा इस एक्ट के तहत। और छापा डलने लगे, ठीक है, जो हिंदी में छाप। अब यहां बताइए, किसी को इंग्लिश आती थी क्या? कुछ लोगों को आती थी। अब आम जनता है, उन्हें तो हिंदी पसंद है, हिंदी आती है, क्षेत्रीय भाषा आती है, उसमें लिखेंगे तो समझ में आएगा। तो इन्होंने सोचा इंग्लिश में कहेंगे तो हम लोग पढ़ लेंगे कि लिख क्या रहे हैं, और हिंदी में लिखेंगे तो हमें खुद नहीं पता चलता क्या लिखते हैं। और ये पता चला कि यहाँ ऐसे ऐसे महानुभाव हुए लेखक कि पता चला कि खतरनाक लिखते थे, अपनी भाषा में सीधे बिगुल बजा देते थे विद्रोह करने का, अपनी कविताओं के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से। तो इन्होंने क्या किया, इस एक्ट के तहत सीधे रोक लगा दी कि कोई भी हिंदी में समाचार पत्र नहीं छापेगा। और जब छापा पढ़ने लगे तो एक क्वेश्चन आता है इसमें से। एक था अमृत बाजार पत्रिका, एक नाम मिलता अमृता बाजार पत्रिका। ठीक है, तो जो अमृता बाजार पत्रिका थी ना, वो किसकी थी? शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष लिख लीजिए। जब ये एक्ट आ गया, वर्नाक्यूलर एक्ट, तो अमृत बाजार पत्रिका क्यों चर्चित हो गई? क्योंकि इसने रातों रात
ये हिंदी में छापते थे अपने समाचार पत्र, रातों रात इसने इंग्लिश में कर लिए, इस वजह से ये फेमस हुए। ये समझ लीजिए, नहीं तो बंद होना था, पूरा ठप हो जाता, चला ही नहीं पाते। तो शिशिर कुमार घोष क्या है ये अमृता बाजार पत्रिका, इस वजह से इन्होंने रातों रात इंग्लिश में छापना स्टार्ट कर दिया, इस वजह से ये चर्चित है। और सीधे आता है इस एक्ट के तहत किस अमृता बाजार पत्रिका ने रातों रात हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट किया, तो उसके संपादक कौन थे? ठीक है, तो इसके संपादक ये थे, शिशिर कुमार घोष थे। ठीक है, हेड थे ये। क्लियर है बात? यहां से क्वेश्चन यही आता है। लेटिन को एक क्वेश्चन और आता है, लेटिन को पता क्या कहते हैं? मैरिन, क्या बोलते हैं? ओवन मेरेडिथ। लेटिन को बोलते हैं ओवन मेरेडिथ। ठीक है, ये लेटिन को बोलते हैं ओवन मेरेडिथ। ओवन मेरेडिथ क्या है, क्यों बोलते थे? अरे भाई, ओवन मेरेडिथ भी एक व्यक्ति थे और बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति थे, जो उपन्यास लिखते थे, ठीक है, कहानियां लिखते थे, ठीक है, साहित्यकार थे, बहुत बड़े पहुंचे हुए व्यक्ति थे, लेखक थे ओवन मेरेडिथ। तो लेटन को बोला जाता ओवन मेरेडिथ। क्यों? क्योंकि ये जो था ना लेटन, बहुत बड़ा साहित्यकार था, ठीक है, लेखक था, उपन्यासकार था, इस वजह से इसे ओवन मेरेडिथ बोलते हैं। ठीक है, ये कारण है। और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एक ये हो गया, लेटन से दो ही तो खासियत, एक ये वर्नाक्यूलर एक्ट और ये अमृता बाजार पत्रिका। वर्नाक्यूलर एक्ट कब की बात है? हमने कहा 1878 की बात है। ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो आया ना 1878 में आया। एक एग्जाम में हमने देखा कि 1878 तो ऑप्शन में ही नहीं था। अब दिमाग हमारा भी खराब, ठीक है, टेस्ट कराया, उसमें देखा कि 1878 तो ऑप्शन में ही नहीं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया पूछा सीधे, तो 1878 ऑप्शन में ही नहीं था, तो उसमें सही करा रहा था 1876। क्या रिपन आ गया 1881 में? नहीं, रिपन ने समाप्त किया था 81 में, तो रिपन आ गया था। 78 से शायद आ गया था रिपन, ठीक है, 78 में चला गया। किसका? 80 तक, तो 80 से रिपन आ गया, इसका खत्म। और जो रिपन था उसने समाप्त किया था। क्लियर है? हाँ, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कौन लाया? लेटन लाया। इसे समाप्त किसने किया? तो रिपन ने किया। क्लियर है? ये आता है किसने समाप्त किया? तो रिपन ने किया। ठीक है, तो ये चीज है। 1878 याद रखिए। अगर 1878 ऑप्शन में नहीं है तो फिर 1876 सही होगा, यदि चारों ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 1878 ही सही है। क्या? नहीं, हम टेस्ट करा रहे थे, तो टेस्ट में ऐसा था, जो आती नहीं है काफी प्रैक्टिस सेट वगैरह, उसमें देखा 1878 ऑप्शन में ही नहीं था, तो 1876 सही करा रहा था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1878 बिल्कुल सही है। 1878 बिल्कुल सही है। बाई चांस अगर 78 नहीं आता तो फिर 76 करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अरे कोई बात हो गई होगी तो इन्होंने पहले सोचा विचारा होगा ना कि ये एक्ट लाए अपने कार्यकाल में, तो ये तो लागू किया था ना 1878 में, उसके पहले सोचा विचारा होगा, पारित कराया होगा, तो 1876 कर दिया। लेकिन आप तो ये डेट याद रखिए 1878 में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से आता है। लेटन के बाद फिर आते हैं रिपन।